हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। थर्मोडायनेमिक्स होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या इंटरचेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इनको हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या इनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है। तो कुछ क्वांटिटीज जो यूज होती थी थर्मोडायनेमिक्स में उनको हमने पढ़ लिया था। जैसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में हम पढ़ रहे थे, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम पढ़ रहे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज टेकन टू बी कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट को हम कांस्टेंट रखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। और आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रिवर्स हो सकता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइट टाइमली स्लोली, बहुत ज्यादा जो स्लो होता है। ठीक है, एंड ऑल द चेंजेस अकरिंग इन दिस प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। एंड ऑल द चेंजेस occurring in direct process can be retraced या फिर exactly reversed। हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है और जितना भी चेंज आता है, ठीक है, जितना भी प्रोसेस के अंदर चेंज होता है वो क्या हो सकता है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या होगा, रिवर्स होगा। तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्लोली क्यों लिखा मैंने प्रोसेस, ये स्लोली कैसे हो सकता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन आई है 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 कोई नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो इसका फॉरवर्ड प्रोसेस होगा वो तो डायरेक्ट 10 में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ये रिवर्स होगी या बैकवर्ड प्रोसेस होगा तो ये चेंज होगा 9.9 में, ठीक है, 9.8 में, 9.7 में। इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 1 पर वापस आ जाएगा। मींस जो प्रोसेस है, बैकवर्ड प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, या फिर जैसे हम किसी पेड़ को काट देते हैं, ठीक है, वो भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं उसके पास दूसरा पेड़ लगा दूं, ठीक है, लेकिन काटने में तो बहुत जल्दी वो उसको हम काट लेंगे, ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन उसके उगने में या उस जैसा पेड़ बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है, तो इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। और हम बोल सकते हैं कि जो चेंज आता है उस प्रोसेस के दौरान उसको हम एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो रिट्रेस्ड नहीं होता, जिसका पाथ रिट्रेस्ड नहीं होता। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ जी, हम बोल सकते हैं द प्रोसेस विच डजंट मीट द अबव रिक्वायरमेंट, द प्रोसेस विच डजंट मीट द या डजंट फॉलो द अबव रिक्वायरमेंट। ऊपर रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ी है, रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो ट्रेस करता है अपने ही पाथ को या रिट्रेस करता है अपने ही पाथ को, या फिर जो बैकवर्ड जो मैं मूव करता हूं
वो दोबारा एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। इस बात को, इस रिक्वायरमेंट को वो फॉलो नहीं करता। या फिर मैं बोल सकता हूँ द प्रोसेस विच इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइट टाइमली, द प्रोसेस which is not carried out in finite timely slowly, जो स्लो प्रोसेस नहीं होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं एंड द सक्सेसिव स्टेप ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड, the successive steps of the process cannot be retraced, ठीक है। जो पाथ उसके हो चुके हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो रिट्रेस्ड नहीं होते, ठीक है, दोबारा नहीं होते। उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो यूज होगी, जो बार बार यूज होंगी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, वो क्या होंगी? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, इसको मैं एक ट्रिक की हेल्प से रिवाइज कर सकता हूं, जो ट्रिक हमारे लिए आगे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। हाँ जी, मैं एक स्केयर बना देता हूं और लिखता हूं सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। क्लियर? हाँ जी, इसमें एरो लगा देता हूं मैं, ठीक है। इससे हम स्पॉन्टेनिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इससे क्वांटिटीज को भी याद रख सकते हैं। एस होगा हमारे लिए एंट्रोपी, क्लियर। पी होगा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हे गॉड ए यू, सारी की सारी एनर्जी टर्म्स होती हैं, ठीक है। एच होता है एंथैल्पी, जी गिब्स एनर्जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गिब्स एनर्जी। ए होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। एंड यू होगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी, यू होता है इंटरनल एनर्जी। क्लियर? तो इससे हम सारी की सारी क्वांटिटी है उसको हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्पॉन्टेनिटी जब हम इसको इसमें से करेंगे तो भी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट होगा इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, यू। इंटरनल एनर्जी नाम से ही क्लियर है, किसी भी सब्सटेंस की जो अपनी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। चाहे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के टर्म में हो, न्यूक्लियर एनर्जी के टर्म में हो, ठीक है। तो जो ओवरऑल एनर्जी उसकी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी होगा हमारे पास द एनर्जी स्टोर्ड within a substance, हर एक सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट जरूर होती है, ठीक है। इस चौक के पास भी एनर्जी प्रेजेंट है, तभी वो क्या है? आपस में बंधे हुए हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। क्लियर?
ठीक है। इस चौक के पास भी एनर्जी है, क्योंकि मुझे इसको तोड़ने में काफी क्या करना पड़ेगा, वो काफी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसके पास खुद की एनर्जी है, ठीक है, तभी वो मेरे से एनर्जी लगवा रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर एक सब्सटेंस होता है, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है। या फिर मैं बोल सकता हूँ जो इंटरनल एनर्जी है वो सम होता है, एनर्जी किसी भी तरह की उसके पास प्रेजेंट हो सकती है, या मैं बोल सकता हूँ सम होता है, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो उनके सम को हम उसकी क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन होता है जो स्टेट पर डिपेंड करता है, जो फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, या फिर इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मान लो कोई सब्सटेंस है जिसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1, क्लियर है, और उसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो है U2, क्लियर है। U1 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। फाइनल एनर्जी, ठीक है, फाइनल एनर्जी मींस कोई प्रोसेस उसके साथ हो चुका है, तो जब प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी होती है उसको हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी चेंज डेल यू, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी, क्लियर है। या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। डेल यू किसके इक्वल आ गया, U2 माइनस U1 के, ठीक है। और डेल यू को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। साइन ऑफ डेल यू, साइन किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज के, साइन ऑफ डेल यू, क्लियर, हाँ जी। अगर U1 ज्यादा है U2 से, अगर U1 ज्यादा है U2 से, मींस इनिशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल एनर्जी से, तो डेल यू क्या होता है, डेल यू होता है U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, U1 ज्यादा है U2 से, मतलब कम में से अगर मैं ज्यादा को माइनस करता हूं तो प्रोडक्ट क्या आता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है, क्लियर है। तो डेल यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी है वो निकलेगी, ठीक है। एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी किसी सिस्टम में से निकलेगी, तभी तो कम हुई है, ठीक है। U1 तो एनर्जी ज्यादा थी, सिस्टम ने एनर्जी को निकाल दिया, तो क्या बची एनर्जी, U2, और एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। अगर डेल यू नेगेटिव है तो एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है, एनर्जी निकलेगी। अगर U2 ज्यादा है U1 से, अगर U2 ज्यादा है U1 से, तो इसका मतलब डेल यू क्या आएगा, डेल यू होता है U2 माइनस U1, ठीक है, ज्यादा में से कम हम घटाएंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, डेल यू आया पॉजिटिव। इसका मतलब पहले एनर्जी कम थी, ठीक है, U1 कम था, सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है या फाइनल एनर्जी ज्यादा हो गई है, क्लियर है। तो डेल यू क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, क्लियर है। सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो ये था इंटरनल एनर्जी, जो किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी होती है, ठीक है, या टोटल एनर्जी होती है, उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। डेल यू क्या होगा,
U2 माइनस U1 जो कि एक स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज बोलते हैं। और डेल यू नेगेटिव कब होगा? जब एनर्जी गिवन आउट होगी, एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में से। और डेल यू पॉजिटिव होगा जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वर्क। हाँ जी, वर्क क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मान लो मैं किसी बेंच को आगे की तरफ धकेलता हूं, ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ, ठीक है, और वो डिस्प्लेस भी हो रहा है आगे की तरफ, तो वो वर्क माना जाएगा। ठीक है, वो एक कंप्लीट वर्क माना जाएगा। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, वर्क इज सेड टू बी हैव डन, वर्क इज said to be have done, वर्क डन माना जाएगा whenever the point of displacement of force, whenever the point of displacement of force is displaced in the direction of force. Displacement of force is displaced in the direction of force, in the direction of force. Clear? या हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, F इंटू DL। ठीक है, DL क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट में। F क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन। हाँ जी, एक्सपेंशन होता है एक्सपेंड होना किसी गैस का, ठीक है, वॉल्यूम का ज्यादा हो जाना, और कंप्रेशन होना कंप्रेस्ड हो जाना, ठीक है, किसी भी गैस का। इसको हम बोल सकते हैं पीवी वर्क, पीवी वर्क, डेरिवेशन को हम बोलेंगे पीवी वर्क भी। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, कोई गैस है जो यहां पर पोजीशन है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम ये है। क्लियर? मैंने इस पे एक पिस्टन लगा दिया जिससे मैं प्रेशर को अप्लाई कर सकता हूं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन इस पे मैंने लगा दिया। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। अगर मैं जो प्रेशर है और अगर मैं इसके जो पिस्टन के साथ प्रेशर को कम कर देता हूं तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड होने के बाद मान लो गैस आ गई ये, तो इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां पर चली गई ये गैस। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं शो करता हूं DL से। ठीक है, मैंने प्रेशर को कम कर दिया है और प्रेशर यहां पर मैंने अप्लाई किया है P, प्रेशर अप्लाई किया है P, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब जो गैस है एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होकर अपने आप को डिस्प्लेस्ड कर लेगी, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट है dl, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं P इक्वल टू F/A। प्रेशर क्या होगा? फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, किसी भी सरफेस पर जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर लिख सकता हूं F इक्वल टू P इंटू A, F इक्वल टू P इंटू A, ठीक है। वर्क डन क्या होगा? अभी हमने किया है वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख सकता हूं F इंटू dl, क्लियर है? F इंटू dl, डिस्प्लेसमेंट क्या है? dl। F की वैल्यू पुट करता हूं P इंटू A इंटू dl, क्लियर है? वर्क डन आ गया मेरे पास, वर्क डन इक्वल टू आया P इंटू A इंटू dl, क्लियर है? A इंटू dl क्या है? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और dl है ये यहां तक की वॉल्यूम, क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जो हमारी एक्चुअल वॉल्यूम थी वो है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? वॉल्यूम, या फिर चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम मेरी ये थी, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A स्क्वायर सेंटीमीटर था। अब dl अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो मेरी वॉल्यूम भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो मैं लिख सकता हूं इसको चेंज इन वॉल्यूम A इंटू dl इक्वल टू dv, वर्क डन इक्वल टू P इंटू dv, क्लियर? या फिर मैं लिख सकता हूं डेल W इक्वल टू P इंटू dv, क्लियर? डेल W इक्वल टू P इंटू dv। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन मैं करता हूं V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम, अगर लिमिट यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P डेल V, ठीक है। ये क्या है? डेरिवेटिव है, डेल से इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू हमारे पास आ गया P क्या है? कांस्टेंट, V1 से V2 इंटू डेल V, ठीक है। 1 इंटू डेल V का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है V, तो ये आ गया मेरे पास P इंटू V, लिमिट V1 से V2, क्लियर है। और अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं W इक्वल टू P इंटू हायर वॉल्यूम या हायर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1, ठीक है। और V2 माइनस V1 को मैं क्या बोल सकता हूं? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। पहले वॉल्यूम थी V1 और अब चेंज हो गई है क्या? V2, ठीक है। ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं W इक्वल टू P डेल V, ठीक है। वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन आएगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम P इंटू डेल V, ठीक है। और अगर यहां पर क्या है? P क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर को मैं ज्यादा भी कर सकता हूं और कम भी कर सकता हूं, तो इस केस में हम लिख सकते हैं W इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल V, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है। हाँ जी, वर्क डन अगर मैं साइन यहां पर करता हूं, वर्क डन नेगेटिव होगा, W इक्वल टू नेगेटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम पर हुआ, ठीक है। अगर वर्क सिस्टम पर हुआ मींस अगर मैं जो प्रेशर है उसको ज्यादा कर दूं तो वर्क डन सिस्टम पर होगा, ठीक है। और अगर मैंने वर्क ज्यादा कर दिया तो जो V2 है वॉल्यूम क्या होगी? कम हो जाएगी,
क्लियर है? वॉल्यूम क्या, V2 फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? फाइनल V2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल V है, डेल V होता है V2 माइनस V1, डेल V क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? डेल V नेगेटिव हो गया तो जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है? या फिर इस केस को हम बोल सकते हैं कंप्रेशन के दौरान, जब हम किसी गैस को कंप्रेस्ड करते हैं। ठीक है? अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम लगा दिया तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी। फिर मैं बोल सकता हूं वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहां पर सिस्टम मेरे पास है गैस, अगर गैस काम करती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक है? मतलब प्रेशर कम हो गया, और गैस अगर ऊपर जाएगी तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा हो जाएगा, और अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेल V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन। ठीक है? एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन पॉजिटिव होगा और कंप्रेशन के दौरान वर्क डन नेगेटिव होगा। क्लियर है? हाँ जी। तो जनरली हम लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल V के बराबर। ठीक है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल V। ठीक है? जनरली हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।